हेलो पीपल, वेलकम टू फार्मा सीरीज। आज का टॉपिक है डिजॉक्सिन। द सोर्स ऑफ डिजॉक्सिन इज फ्रॉम अ प्लांट दैट इज डिजिटालिस लनाटा, ठीक है, जिसको हम वाइट फॉक्स ग्लोव प्लांट भी बोलते हैं। यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर इसकी केमिस्ट्री की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लाइकोन अटैच टू वन और मोर शुगर मोइटीज। व्हाट इज ए ग्लाइकोन? इट इज साइक्लो पेंटानो पर हाइड्रो फिनेंथ्रिन रिंग। ये रिंग स्टेरॉइड्स में भी प्रेजेंट होती है। द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन, पहला ऑर्गन है हार्ट, ठीक है। इस पे देखते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे ये क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा, इसलिए हम डिजॉक्सिन को बोलते हैं इट इज पॉजिटिव आइनोट्रॉप, ठीक है। दूसरा, अगर इसके इफेक्ट को देखें तो हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कॉजिंग ब्रेडिकार्डिया। अब हार्ट रेट को कैसे डिक्रीज करता है वो समझ लेते हैं। ये वैगल एक्शन को इंक्रीज कर देगा, मीन्स जो वैगस नर्व है उसके एक्शन को इंक्रीज कर दे रहा है। और दूसरा, एक्स्ट्रा वैगल एक्शन भी कॉज कराता है, जिसमें क्या है, डिप्रेशन ऑफ एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड और एवी नोड के एक्शन को ये क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा। सो इस वजह से हार्ट रेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तीसरा, अगर हम ऑर्गन देखें दैट इज ब्लड वेसल्स पे देखें तो ये वीक डायरेक्ट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर तो है पर वीक है, ठीक है। थर्ड, किडनी की बात करें, कॉजेज डायूरेसिस इन CHF पेशेंट्स, ठीक है। तो जो CHF पेशेंट्स हैं उनमें डायूरेसिस करा रहा है, लेकिन अगर जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होंगे उसमें कोई डायूरेसिस नहीं कराएगा। तो नो डायूरेसिस इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स, ठीक है। CNS पे देखें तो इन थेरापेटिक डोज, अगर हम थेरापेटिक डोज में इसका देखें तो बहुत लिटिल इफेक्ट होगा, लिटिल इफेक्ट, ठीक है। हाई डोज पे देखें तो ये क्या करेगा, CTZ एक्टिवेशन, ठीक है। जो CTZ एरिया होती है उसे एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से नोजिया या वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजॉक्सिन बाइंड एक्स्ट्रा सेलुलर फेस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज ऑफ मायोकार्डियल फाइबर, ठीक है। देखिए डिजॉक्सिन कहाँ बाइंड हो रहा है, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फेज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज का एक्स्ट्रा सेलुलर फेज है जिस पे डिजॉक्सिन बाइंड होगा। अगर ये बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, इनहिबिशन टेक प्लेस। तो ये क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट कर देगा। तो अगर ये इनहिबिट हो गया, सो आफ्टर बाइंडिंग इनहिबिशन टेक प्लेस, ठीक है। मतलब सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। अब अगर इनहिबिट हो जाएगा तो 2 पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएंगे और 3 सोडियम बाहर नहीं जा पाएंगे। तो हमें बाहर की तरफ हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा और अंदर की तरफ हाइपर नाइट्रीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी इसके इफेक्ट्स और क्या क्या आगे बात करते हैं, ठीक है। लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम दैट इज इंट्रासेलुलर एंड पोटेशियम दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। तो इंक्रीज सोडियम क्या करेगा, इंक्रीज सोडियम ब्लॉक्स सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। मतलब ये जो सोडियम बढ़ रहा है अंदर की तरफ, ये इस चैनल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब देखो एंटीपोटर का काम क्या, पहले वो समझते हैं। एंटीपोटर क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था 1 कैल्शियम को, ठीक है, और इम्पोर्ट कर रहा था 3 सोडियम आयन को। तो अगर 1 कैल्शियम को ये बाहर भेजता था तो 3 सोडियम को अंदर लेके आता था, तो ये ब्लॉक हो गया। इसका मतलब है सोडियम तो अंदर बढ़ रहा है, लेकिन अब कैल्शियम भी अंदर बढ़ने लगेगा, क्योंकि कैल्शियम का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, कैल्शियम बाहर नहीं जा रहा। इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम एक्युमुलेशन, ठीक है। इनसाइड द सेल कैल्शियम का क्या होगा, एक्युमुलेशन होने लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए जब कैल्शियम का एक्युमुलेशन होने लगेगा तो डीपोलराइजेशन हो रखा है, ठीक है। सिंस डीपोलराइजेशन इज देयर, तो डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, जो L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स होंगे, दिस L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और इससे मेजर कैल्शियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, मेजर अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। तो मतलब एक तो कैल्शियम पहले यहाँ से बढ़ रहा था क्योंकि सोडियम कैल्शियम एंटीपोटर जो है वो ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर सेल के अंदर बढ़ रहा है, और L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल भी एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से बाहर का कैल्शियम वो अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी जब कैल्शियम अंदर आएगा तो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो कैल्शियम एंटर इनटू द सेल थ्रू वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रिगर रिलीज ऑफ लार्ज कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखिए ये कैल्शियम आते ही क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसको ट्रिगर करेगा। कैसे ट्रिगर करेगा वो समझते हैं। देखिए कैल्शियम इंक्रीज हुआ है, ये ट्रिगर कर रहा है किसको, कैल्शियम एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल को, मीन्स RYR2 को एक्टिवेट कर रहा है। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, दैट इज
रेनोडीन रिसेप्टर कैल्शियम चैनल 2 RYR2, रेनोडीन रिसेप्टर कैल्शियम चैनल 2 को ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो अब यहाँ पे जो स्टोरेज था कैल्शियम का, यहाँ से कैल्शियम का क्या हो जाएगा, आउटफ्लक्स हो जाएगा इनटू द सेल, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ जाएगा। अब साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ेगा तो देखिए ये कहाँ जाएगा, ये साइटोसोलिक कैल्शियम जो बढ़ा है ये ट्रोपोनिन सी के पास जाएगा। जैसा कि हम लोग फिजियो में पढ़ के आए हैं कि अगर ट्रोपोनिन सी पे कैल्शियम बाइंड होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ट्रोपोनिन सी एक्टिवेटेड एंड लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक्टिन मायोसिन कपलिंग चलेगी और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो देखा हमने कि कैसे कैल्शियम बढ़ने की वजह से आइनोट्रोपिक इफेक्ट आ रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद आगे की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। देखिए सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर कैल्शियम एटीपेज 2 इज देन एक्टिवेटेड। एक रिसेप्टर और प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिसको हम बोलते हैं SERCA2, SERCA2, ठीक है। अब ये एक्टिवेट होगा, क्यों, क्योंकि देखो साइटोसोलिक कैल्शियम भी बढ़ रहा है और ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ट्रोपोनिन सी एक्टिवेट हुआ है उससे भी हमें एक सिग्नल मिल रहा है, मीन्स इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम एंड एक्टिव ट्रोपोनिन सी विल गिव्स अ सिग्नल टू SERCA2। अब ये SERCA2 क्या करेगा, जो भी कैल्शियम बढ़े हुए हैं ना उनको क्या करेगा, उनका इन्फ्लक्स कराएगा, ठीक है। देखिए पंप कैल्शियम बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो SERCA2 का फंक्शन है वो क्या है, जो बढ़े हुए कैल्शियम उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप कर देगा, ठीक है। अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम गए हैं उनका क्या होगा, स्टोरेज होगा, उनको स्टोर करके रख लिया जाएगा, स्टोर्ड लूजली बाउंडेड टू कैल्शियोक्रेस्टिन, ठीक है। देखिए इसको हम ये दिस इज कैल्शियोक्रेस्टिन, ये क्या करेगा, लूज बाउंड करके होल्ड करेगा, ठीक है, मीन्स कैल्शियम को स्टोर कर रहा है। सो इन नॉर्मल स्टेट SERCA रिमेन्स इनिबिटेड बाय साइटोसोलिक प्रोटीन फॉस्फोलंबन, ठीक है। फॉस्फोलंबन से क्या होता है, ये इनएक्टिवेटेड रहता है। देखिए नॉर्मल केसेस में क्या SERCA2 जो होता है इनएक्टिवेटेड रहेगा, तो मीन्स कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है, लेकिन जब एबनॉर्मल केस है तो उस समय क्या होगा, ये इसे इनिबिट करना पड़ेगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, पोटेशियम लिमिट्स बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन टू द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक है। तो पोटेशियम जो बाहर की तरफ बढ़ रहा था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, जिसे हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, वो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को बचाता है, ठीक है, डिजॉक्सिन की बाइंडिंग से बचाएगा, ठीक है। इफ हाइपोकैलेमिया इज देयर, अगर हाइपोकैलेमिया है तो डाइजॉक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को बचा रहा है। हाइपोकैलेमिया है तो इट विल कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। देखिए बहुत सिंपल से पॉइंट है, ओरल एब्जॉर्प्शन देखें तो 60 to 80% ओरल एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन ओरली हो रहा है। बाकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी देखें तो 25% PPB है। टाइम ऑफ एक्शन देखे हैं, ऑनसेट जो होगा वो 15 से 30 मिनट में शुरू हो जाता है, पीक होगा 2 to 5 आवर्स में, ड्यूरेशन विल बी 2 to 6 डेज। कब तक एक्शन उसका दिखता रहेगा, 2 to 6 डेज तक उसके एक्शन चलते रहेंगे। प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करें तो 40 आवर्स तक प्लाज्मा हाफ लाइफ होगी। अगर हम टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन की बात करें तो मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml, ठीक है, इतने से ज़्यादा अगर हम किसी को देते हैं तो वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन होती है। रूट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो रीनल एक्सक्रीशन है, एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल आई, ओरल भी दे सकते हैं या फिर IV भी दे सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो इसके दो एडवर्स इफेक्ट हमें मेजरली देखने को मिलते हैं, एक्चुअली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक तो कार्डियक एडवर्स इफेक्ट एंड एक्स्ट्रा कार्डियक एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कार्डियक एडवर्स इफेक्ट की तो एवरी टाइप ऑफ एरिथमिया, इट विल कॉज एवरी टाइप ऑफ एरिथमिया, ठीक है। पार्शियल टू कंप्लीट AV ब्लॉक, अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, तो पार्शियल टू कंप्लीट AV ब्लॉक देखने को मिल सकता है। सीवियर ब्रेडिकार्डिया, हमने देखा था कि ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हम किसी को दे रहे हैं तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया भी करा सकता है। कि जो और एडवर्स इफेक्ट में है वो है एक्स्ट्रा सिस्टोल्स। अगर एक्स्ट्रा सिस्टोल रिपीटेटिव टाइप का है तो विल कॉज वेंट्रिकुलर डेजिमेंट। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा कार्डियक एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, डायरिया में भी देयर, फैटीग, हेडेक एंड मेंटल कंफ्यूजन्स, दीज आर ऑल एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। अगर हम डिजॉक्सिन के यूजेस की बात करें तो इसके दो यूजेस मेनली हम पढ़ेंगे, हार्ट फेलियर और कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर फ्लटर। इसके यूजेस जो थे वो डिटेल में भी पढ़े जाते हैं। सो आज का ये छोटा सा टॉपिक था डिजॉक्सिन के ऊपर। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।